नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के मॉडल सेट 4 के सभी जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। साथियों, ये प्रश्न है आपका इंटरव्यू के लिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि दो बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहा है। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, उन बदमाशों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करेंगे क्योंकि आपके पास बाइक है। दूसरा ऑप्शन, पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे। तीसरा ऑप्शन, उस औरत को सांत्वना देंगे, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, पैसा गया गया, जान तो बची है। चौथा ऑप्शन, खड़े होकर देखेंगे कि आगे क्या होता है। साथियों, ये सिचुएशन आपको दिया गया है, आप क्या करेंगे या फिर इन चारों ऑप्शन के अलावा आप क्या कर सकते हैं वो आप कमेंट करके बताएं। पहला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। इसमें भारत कुल 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा था, जिसमें 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक थे। 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में मिला था। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार दिया गया था आरोग्य स्वामी पॉलराज को। भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया? इसका उत्तर है कोरिया गणराज्य। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या है 8। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क के सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में किया गया था, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था। चूँकि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और उस सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, इसलिए डूरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। फॉरबिडन सिटी किसे कहते हैं? यह कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी ल्हासा को कहा जाता है। यह चीन में स्थित है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा थी, जो कि अब चीन के क्षेत्र में है। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संबंधित है किससे? यह संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से की गई थी। मान बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के नागरिकों द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखे गए लेखकों को ही दिया जाता है। अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए और किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? उस समय भारत का स्थान था 8वां। वर्तमान में भारत अभी 7वें स्थान पर है। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवो राजधानी है बेनिन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक लिखी है मेघनाथ देसाई ने। इसे मिलान करना है, यह संस्था है और इधर मुख्यालय है। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, इसका मुख्यालय है बीकानेर में। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय नागपुर में है। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कटक में है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
तो इस तरह इसका उत्तर हो गया 1 2 3 4। राष्ट्रीय जनगणना में भारत खालिस्तान के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। इसमें नीली जातीय के भीतर समूह की पहचान नहीं करते हैं, जबकि धार्मिक, अनुसूचित जाति, जनजाति इन समूहों की पहचान की जाती है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। यह पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई थी। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह कहा गया है महाभारत में। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इसी एक्ट के द्वारा प्रांतों में विधान परिषदों की भी स्थापना की गई थी। इस एक्ट के द्वारा वायसराय आपातकाल के समय बिना विधायिका की अनुमति के ही अध्यादेश जारी कर सकता था, जो कि 6 माह तक रह सकता था। 1861 के ही एक्ट के द्वारा प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर होगा वासुकीनाथ। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है किस घराने से? ये संबंधित हैं बनारस घराने से। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति है जिसमें यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। वह जनजाति कौन सी है? इस जनजाति का नाम है भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? इनमें से मृत ज्वालामुखी है माउंट पोपा, जो कि म्यांमार में स्थित है। माउंट फ्यूजियामा जापान में है। माउंट एटना इटली में है, यह भी जागृत ज्वालामुखी है। और स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह भी एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इससे निरंतर उद्गार होते रहता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। उत्तर अंडमान पर स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे खांगचेंदजोंगा भी कहा जाता है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है, और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा है, जो कि असम में है। किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का? जब किसी देश के निर्यातों को विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का सामना करना पड़ता है तो उस देश की मुद्रा के अवमूल्यन करने की सलाह दी जाती है। अवमूल्यन करने से घरेलू मांग में तेजी आती है, जिसके कारण निर्यात सस्ता और विदेशी खरीदार अधिक हो जाते हैं। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में, जब LPG लागू किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें क्रम के वित्त आयोग अध्यक्ष हैं। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन संबंधित है किससे? यह कथन कहा था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नील आयोग के अध्यक्ष थे W.S. सीडन कार।
नील आयोग का गठन नील विद्रोह के बाद किया गया था। नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी तक चला था। कृषकों के द्वारा किया गया पहला विद्रोह नील विद्रोह था। नील आंदोलन से संबंधित एक साहित्य है नील दर्पण, जिसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, यह भी सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, यह भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, गलत है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? यह समय सीमा है 180 दिनों की। यदि कोई कंपनी कर्ज वापस चुकाने की अंतिम समय सीमा के बाद 180 दिनों के अंदर अगर कर्ज वापस नहीं चुका पाती है तो इस संहिता के अनुसार उस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? इसका उत्तर होगा 10 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। इससे जो आएगा उसमें 1000 से फिर डिवाइड करेंगे, वही उस राज्य विधानसभा से मतों की कुल संख्या होगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74A में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन के प्रणेता थे हुइन फू सो। हुआ आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध था। इसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में वियतनाम में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि हुइन फू सो जादू टोना भी करते थे। एशिया के मरीज से किसे जाना जाता है? एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को, और यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? कुल 5 प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, जिनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं, तथा परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, यह कथन सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है, यह कथन भी सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है, यह कथन भी सही है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ, यह कथन गलत है। कुटिल लिपि गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका उल्लेख अनुच्छेद 350 क में किया गया है। इसमें यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित है, जिसका संबंध राजभाषा संबंधी प्रावधान से है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, यह कथन सही है।
73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ? यह कथन गलत है। यह 15 अगस्त 1993 से नहीं, 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था, इसलिए यह कथन गलत है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है किससे? योजना अवकाश 1966 से 1969 का समय था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 31 मार्च 1966 को समाप्त हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इसके बीच का जो समय था उसे ही योजना अवकाश कहा जाता है, जो कि 1966 से 1969 तक का था। योजना अवकाश इसलिए रखा गया था क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ही असफल योजना रही थी, क्योंकि उसी समय भारत ने 2 युद्ध का सामना किया और भयंकर अकाल भी पड़ा था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। इसलिए 3 वर्ष का योजना अवकाश लिया गया था। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। यह कथन सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला संयंत्रों की स्थापना हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। यह कथन भी सही है। इनमें से दोनों कथन सत्य है। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। यह हुआ था यांडबू की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का अंत यांडबू की संधि से हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था, जिसके कारण ही असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने अहोम विद्रोह की शुरुआत की थी। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह कथन सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। यह कथन गलत है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पूर्णकालिक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से किया था। साथियों, ये प्रश्न है आपका इंटरव्यू के लिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि 2 बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहा है। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, उन बदमाशों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करेंगे क्योंकि आपके पास बाइक है। दूसरा ऑप्शन, पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे। तीसरा ऑप्शन, उस औरत को सांत्वना देंगे, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, पैसा गया गया, जान तो बची है। चौथा ऑप्शन, खड़े होकर देखेंगे कि आगे क्या होता है। साथियों, ये सिचुएशन आपको दिया गया है, आप क्या करेंगे या फिर इन चारों ऑप्शन के अलावा आप क्या कर सकते हैं वो आप कमेंट करके बताएं। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक का उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? इसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। इस पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका उत्तर वही है जहां सर्वाधिक शिक्षा है। आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, शीशी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का किला, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला का निर्माण करवाया था। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? भारत वन नीति 1952 में संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया था। इस नीति में यह लक्ष्य रखा गया कि भारत के समस्त भौगोलिक क्षेत्र के 33% भूभाग पर वनावरण का लक्ष्य पाना है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है? हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 है, यह समूह 1 और समूह 17 के गुणों से मेल खाता है।
हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा का संग्रह करने के लिए हम कैपेसिटर, संधारित्र का प्रयोग करते हैं। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। इन्हें कहा जाता है थैलोफाइटा। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, जिससे कि उनका परमाणु द्रव्यमान अलग हो जाता है। समस्थानिक का परमाणु संख्या समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग की वाहक है और मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया की वाहक है। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि डेंगू किस मच्छर से होता है। धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुँचने पर वे उन पतली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? उन पतली नलियों को केशिका कहा जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पे इस नाम से भी जानते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है, जिसमें से 14 चेहरे में होता है, 8 स्कल यानी सिर का ऊपरी भाग उसमें होता है, 6 कान में होता है और एक होता है जो गले से ज्वाइंट होता है, जिसे हाइयोड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शल्क होते हैं? स्पीसीज का अर्थ होता है मछलियाँ। मछलियों में और सरीसृप में शल्क होते हैं। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग हृदय रोग के उपचार में किया जाता है। ईसीजी का नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट। यह टेस्ट हृदय की जांच करने के लिए ही किया जाता है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर का पीएच रेंज 7.35 से 7.45 होता है, अर्थात मानव शरीर का पीएच रेंज क्षारीय होता है। पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है और अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है। कि मानव शरीर में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वह क्षारीय है। मानव रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? 2-8 यानी कि इसका परमाणु संख्या है 10 और ये तत्व कौन सा है? नियोन। यह समूह 18 का तत्व है क्योंकि यह एक निष्क्रिय गैस है। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया था? भारत को पोलियो मुक्त वर्ष 2014 में ही घोषित कर दिया गया था। पोलियो का टीका जॉन साल्क द्वारा विकसित किया गया था। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। इनमें से कौन पशु हार्मोन है? जंतुओं में पाया जाने वाला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है जिससे कि मधुमेह रोग होता है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये सब पादप हार्मोन हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। इंसुलिन का कार्य रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। जीमेल में आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? इसके लिए आप उपयोग करेंगे रिप्लाई का। सुमेलित करना है। कुनैन मलेरिया के उपचार में, क्रोसिन बुखार की दवा है, एविल एलर्जी की दवा है और कंपोज नींद की दवा है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? वह है परम ताप जो कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप को 0 केल्विन भी कहा जाता है। द्विआधारी संख्या 111 निरूपित करती है किसे? यह निरूपित करती है 7 को। देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 7 है, इसे हम
प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज में कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं लेना है, यहाँ हमें सिर्फ 2 लेना है, 2 से ही से डिवाइड करना है। तो 2 से हमें 7 में डिवाइड करना है, तो कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे। तो पूरी नहीं कटा, 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम 2 से लगाएंगे, 1 ही बार में लगेगा, 1 बार में लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिख दिए। इधर से हम रिवर्स की ओर चलेंगे, 1 1 1, 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1, तो 1 1 1, 7 का रूप हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सी तरंगें हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है? ध्वनि विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती। रेडियो वेव्स, अवरक्त किरणें और परावैंगनी किरणें, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। साथियों, ये थे इस सेट के जीके जीएस के सभी प्रश्न। साथियों, अपना फीडबैक और वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो अवश्य कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले सेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।